हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर 2 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर जनरल बनना और 1773 के एक्ट का जिक्र किया, उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में जाना और इसी के साथ साथ उसने न्यायिक जो भी सुधार किए, जुडिशियल रिफॉर्म्स, वो सारी चीज़ें पिछली 2 क्लासों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। इसके उपरांत आज की क्लास में हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के समय जो प्रमुख युद्ध हुए और रूहेलों से मैसूर से उसके किस प्रकार के राजनीतिक संबंध रहे उसके शासनकाल के दौरान, वो सारी बातें जो है आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रूहेलों का युद्ध। ठीक है, रूहेलों से ये आज के फर्रुखाबाद साइड का क्षेत्र था, जहाँ पर रूहेल, जिसको रूहेलखंड के नाम से जाना जाता है आज भी। वहाँ का जो प्रसिद्ध सरदार था उस समय, वो था हाफिज रहमत खां। ठीक है, ये हमेशा मराठा आक्रमण के भय से क्या रहता था, आक्रांत रहता था। इसलिए इसने अवध के नवाब से 1772 में क्या की, एक संधि कर ली थी 17 जून 1772 को। किससे संधि की? अवध के नवाब से की। और इस संधि का मतलब ये था कि यदि मराठों के विरुद्ध नवाब जो है सहायता करेगा, तो इसके बदले जो रूहेला सरदार है वो 40 लाख रुपए की मदद जो है देगा या पेशकश देगा। उसके उपरांत जब कंपनी तथा नवाब की संयुक्त सेना के प्रयास से रूहेला सरदार पर मराठों का संकट टल गया, तो रूहेला सरदार 40 लाख रुपए देने के अपने वचन से मुकर गया। ठीक है, जिसके बाद से ये हुआ कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच विरोध होना प्रारंभ हो गया और 1774 में नवाब ने, जो कि अवध का नवाब था, कंपनी की सेना की सहायता से मीरपुर कटरा के युद्ध में रूहेलों के सेना को परास्त कर उनके सरदार हाफिज रहमत खां की हत्या कर दी और रूहेलखंड का जो क्षेत्र था उसको अवध में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो कब सम्मिलित किया? तारीख याद रखना, 1774 में। ठीक है, रूहेलखंड जो है अब अवध का क्षेत्र बन गया और अवध चूँकि अंग्रेज़ों का एक तरह से कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र था, मित्र भी नहीं कह सकते हैं, कि क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बिल्कुल सानिध्य में था, यानी कि अंग्रेज़ जैसा चाहते थे अवध के नवाब वैसा ही करते थे। इसलिए अब ये कह सकते हैं कि रूहेलखंड का क्षेत्र भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में जो है आ गया था। रूहेलों का जो युद्ध हुआ, इसको बाद के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आलोचना की थी और बाद में जब वो इंग्लैंड जाता है तो उस पर एक अभियोग लगाया जाता है। उस अभियोग का एक कारण ये भी होता है क्योंकि रूहेलों का अंग्रेज़ों से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, सीधी उनकी लड़ाई नहीं थी, फिर भी अंग्रेज़ों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और रूहेलों का दमन किया। तो इसकी वजह से ये, चूँकि उस समय ये कहा जाता था कि जब तक कोई तुम्हारे रास्ते में ना आए तब तक उसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक मसलों पर पार्टिसिपेट नहीं करना है।
लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा किया जिसको लेकर के इसकी बाद में काफ़ी आलोचना भी होती है। लेकिन उन सारी आलोचनाओं के बावजूद भी रुहेलखंड जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय अवध के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया और अवध के क्षेत्र में सम्मिलित होने के साथ ही इस क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स का या कंपनी का आधिपत्य जो है वो स्थापित हो गया। इसके बाद बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि इसके समय पर लड़ा गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब से कब तक हुआ? 1776 से 1782। इस बीच में ये पूरा युद्ध लड़ा गया। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। समस्या क्या हुई कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु, ठीक है, हो गई तथा पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद महाराष्ट्र में उत्तराधिकार का संघर्ष जो है प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने पानीपत के तृतीय युद्ध तक का सब की जानकारी आप लोगों को है। बालाजी बाजीराव जो है उस समय जो नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे, वो मराठों के पेशवा थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय के बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद माधवराव को जो है पेशवा के पद पर नारायण राव को पेशवा के पद पर स्थापित किया जाता है। फिर माधवराव और नारायण राव दोनों की 1772 में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से जो पेशवा का संघर्ष है वो मराठों में व्याप्त हो जाता है। अब ये संघर्ष किस प्रकार से होता है कि पेशवा नारायण राव के जो चाचा थे रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, उसने नारायण राव के मरणोपरांत जन्मे पुत्र माधव राव नारायण के अधिकार को चुनौती दी। ठीक है, ये माधवराव दूसरा है, ये माधवराव दूसरा है, ये माधवराव नारायण है। ठीक है, तो एक तरफ नारायण राव का पुत्र था और दूसरी तरफ उसका चाचा था। ठीक है, इन दोनों के बीच पेशवा के पद को लेकर के उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो प्रभावशाली नेता था नाना फडणवीस, वो उसके समक्ष जो है राघोबा की एक भी नहीं चलती, क्योंकि नाना फडणवीस का जो पक्ष था वो माधवराव नारायण की तरफ था। तो इसलिए राघोबा क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता की प्रार्थना या याचना प्रारंभ कर देता है और जिसके उपरांत रघुनाथ राव के साथ 1775 में सूरत की संधि की जाती है बम्बई सरकार के द्वारा। यहाँ पर याद रखना, बंगाल, चूँकि बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय सबसे उच्च पदासीन अधिकारी था कंपनी का भारत में, लेकिन यह संधि जो है बम्बई सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें ये होता है इस संधि के अनुसार कि कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का वचन दिया। ठीक है, और दूसरी बात रघुनाथ राव क्या कहता है कि इसके बदले वो सालसेट और वसीन, ये दो नगर जो हैं मराठा आधिपत्य क्षेत्र में जो आते थे, वो कंपनी को दे दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि ये बम्बई सरकार के द्वारा की गई संधि थी, इससे क्या हुआ कि बाद में इस संधि को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इसी की जब ये संधि हो गई तो इस प्रकार कंपनी की सहायता प्राप्त कर रघुनाथ राव ने मई 1775 में अरसस नामक स्थान पर एक अनिर्णायक युद्ध लड़ा जिसमें कोई निर्णय नहीं निकला। सूरत की संधि गवर्नर जनरल की जानकारी के बिना की गई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अतः जब गवर्नर जनरल को पता चला तो उसने तथा उसकी परिषद ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 1776 में गवर्नर जनरल ने एक नई संधि की जो थी पुरंदर की संधि। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा हथियाए गए सारे प्रदेश, जिनमें बसीन भी था, पेशवा को लौटा देने थे, परंतु इंग्लैंड स्थित डायरेक्टरों ने सूरत की संधि को स्वीकार किया तथा पुरंदर की संधि को अस्वीकृत कर दिया। अब फिर से समस्या ये हो गई कि पहले बम्बई की सरकार ने की सूरत की संधि। ये संधियां आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संधियां, इनकी तारीख और समय।
तारीख और कौन सी संधि है, ये दोनों चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। जैसे सूरत की संधि कब हुई, 1775। पुरंदर की संधि कब हुई, 1776। इसके बाद बड़गांव आएगी, बड़गांव के बाद और भी सालबाई की संधि आएगी। तो ये सभी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, सारी संधियाँ। तो इसमें क्या होता है कि अब जब गवर्नर जनरल ने पुरंदर की संधि कर ली तो इंग्लैंड स्थित जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बनाया गया था, एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जो इंग्लैंड से शासन चलाता था। कंपनी का सबसे उच्च जो विभाग था वो इन्हीं का होता था। तो उसने क्या किया कि उसने सूरत की संधि को स्वीकार किया और पुरंदर की संधि को अस्वीकृत कर दिया। तो इस वजह से जो है ये विवाद जो है बढ़ता चला गया। इसके बाद क्या होता है कि फिर बड़गांव के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बम्बई से भेजी गई सेना को पेशवाओं की सेना ने परास्त कर दिया। तब इन दोनों संधियां जब समाप्त हो जाती हैं, दोनों संधियां किसी न किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाती हैं, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि बड़गांव के स्थान पर बम्बई से एक सेना भेजता है जिसमें से पेशवा की सेना जो है उसे परास्त कर देती है। यानी पेशवा मतलब नाना फडणवीस की सेना। ठीक है। जब बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होती है तो उसके बाद 1779 में एक फिर से संधि होती है जो कहलाती है बड़गांव की संधि। ठीक है। ये संधि अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी क्योंकि इसके अनुसार अंग्रेजों ने 1773 के बाद जीते सभी मराठा प्रदेशों को लौटाने का वचन दिया। इस समय अगर सबसे बड़ी भारत में कोई शक्ति थे जो अंग्रेजों को चुनौती देते थे तो वे मराठा ही थे। ठीक। किंतु शीघ्र ही अंग्रेजों ने 1780 में ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर लिया। 1780 में इन्होंने फिर से आक्रमण किया और ग्वालियर के दुर्ग को जीत लिया। मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य फिर सालबाई की संधि हुई। इस संधि के साथ केवल सालसेट तथा एलिफेंटा के द्वीप अंग्रेजों के पास रहे और बाकी सारे क्षेत्र जो है मराठों को वापस मिल गए। अब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़कर माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। तो पेशवा भी जो है माधव राव नारायण जो है बन गए। कुल मिलाकर इन घटनाओं के बाद कंपनी को मराठों की शक्ति का एहसास हो गया और कंपनी और मराठों के बीच इसके बाद लगभग 20 साल वर्षों तक शांति बनी रही। और फिर से जो है मराठा अंग्रेजों और मराठाओं के बीच फिर से दूसरा जो युद्ध होता है प्रारंभ होता है वो 1802 में पुनः प्रारंभ होता है। ठीक है। तो ये था वारेन हेस्टिंग्स के समय मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। इसमें आप लोगों को प्रमुख रूप से संधियां और उनकी तारीख याद रखनी है। जैसे एक बार फिर से सूरत की संधि 1775, उसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि होती है, फिर 1779 में बड़गांव की संधि होती है और फिर 1782 में सालबाई की संधि होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि सालबाई की संधि, जिसके द्वारा 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति स्थापित होती है। इस संधि के द्वारा सालसेट तथा एलिफेंटा के द्वीप जो है अंग्रेजों को प्राप्त होते हैं और माधव राव नारायण को जो है पेशवा कंपनी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में जो है ये 4 संधियां की गई थी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि पहला लड़ा गया था 69 से 72 के बीच। ठीक है। और दूसरा वारेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। मैसूर में उस समय हैदर अली का शासन था। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान। तो ये 2 प्रसिद्ध शासक हुए मैसूर के, जिनके बीच जो है ये जिनके बीच और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था। तो वारेन हेस्टिंग्स को ये संदेह था कि मालाबार तट पर स्थित माही,
ठीक है, ये एक क्षेत्र था, द्वीप था, जिस पर जो है हैदर अली को फ्रांसीसी सहायता मिलती है। माही द्वीप से क्या है, माही क्षेत्र से वारेन हेस्टिंग्स को ऐसा लग रहा था कि हैदर अली को फ्रांसीसी सहायता मिल रही है, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि माही पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। अब माही पर कब्जा करने के उपरांत क्या होता है कि हैदर अली ने इसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक समझा, तो उसके लिए सबसे पहले उसने मराठों और निजाम से क्या किया, एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन लेकर जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण करके अर्काट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, याद रखना ये युद्ध 1780 से 84 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, 80 में कर्नाटक पर हैदर अली के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इससे पहले मराठों को निजाम यानी कि हैदराबाद के निजाम और फ्रांसीसियों को अपनी तरफ संधि के माध्यम से कर लिया जाता है। वहीं हैदर अली ने हेक्टर मनरो, जिसने कि हम लोगों ने देखा था बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, उसको हैदर अली ने परास्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने स्थिति को संभालते हुए सर आयरकूट को के नेतृत्व में कलकत्ता से एक सेना भेजी, यानी कि अब जो नेतृत्व करता था वो था आयरकूट। ठीक है, जो कि हैदर अली से श्रेष्ठ सेनापति साबित हुआ और उसने हैदर अली को पोर्टोनोवो, पोलिलूर, सोलिंगपुर के स्थानों पर जून 1781 से सितंबर 1781 तक की अवधि के भीतर परास्त किया। यानी कि इन 3 युद्धों में हैदर अली को पराजय का मुख देखना पड़ा। शीघ्र ही हैदर अली की सहायता के लिए फ्रांसीसी एडमिरल सफरिन अपनी सेना के साथ आ गया, किंतु ह्यूज के अधीन अंग्रेजी सेना ने उसकी एक न चलने दी। ठीक है, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन सफलता जो है वो एक तरह से अंग्रेज़ों को ही मिल रही थी, इसलिए उसने ये सोचा कि संधि करने में ही अभी भलाई है, क्योंकि वो नया नया शासक बना था, तो शासन संचालन और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए वो और अधिक युद्ध करने के पक्ष में अभी नहीं था। इसलिए 1784 में इन दोनों के बीच एक संधि हो जाती है जो मंगलोर की संधि के नाम से जानी जाती है तथा विजित प्रदेश जो है लौटा दिए गए। आपस में ये किया गया कि इन दोनों ने फिर ये शांति समझौता कर लिया और जो एक दूसरे के विजित क्षेत्र थे वो आपस में पुनः वापस कर दिए गए और फिर से इन दोनों आंग्ल और मैसूर के बीच एक प्रकार से शांति स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो पहला युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1769 से 1772, जो कि समाप्त हुआ मद्रास की संधि के बाद। ठीक है, तो ये संधियाँ जरूर याद रखना। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, मद्रास की संधि के साथ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मैंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, इसी के बाद तीसरा होगा जो कि श्रीरंगपट्टम की संधि होती है, उसके द्वारा समाप्त होता है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर क्षेत्र जो है वो पूरा अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ जाता है। इस प्रकार आंग्ल मैसूर ये जो है 4 युद्ध होते हैं इनके बीच। ठीक है, तो दूसरा युद्ध जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के समय होता है, तीसरा युद्ध कॉर्नवालिस के समय होता है और चौथा युद्ध वेलेजली के समय होता है। तो जैसे जैसे हम लोग इन गवर्नर जनरल्स को पढ़ते जाएंगे तो इन मैसूर वार्स को भी हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो प्रमुख घटनाएं हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय की वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।